तो अब हम देखते हैं चैप्टर 2 में बेसिकली जो हमारा पहला यूनिट है उसका नाम है जर्नल एंट्रीज। ठीक है, तो जर्नल एंट्रीज पे कूदने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमारा अकाउंटिंग प्रोसीजर जो है वो क्या होता है। बेसिकली इस पूरे यूनिट का नाम जो है, चैप्टर का नाम अकाउंटिंग प्रोसीजर है। तो इस चैप्टर में हम क्या सीखते हैं कि हम पहले किसी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, फिर रिकॉर्ड करने के बाद हम उसको क्लासीफाई करते हैं मतलब लेजर, और क्लासीफाई करने के बाद हम उसको समराइज करते हैं मतलब ट्रायल बैलेंस। अब जो रिकॉर्डिंग हम करते हैं, रिकॉर्डिंग करने के लिए अलग अलग बुक्स बनाई जाती हैं, वो हम देखेंगे भाई। जैसे परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक, BRBP बुक्स, हालांकि वो कोर्स में नहीं है, जर्नल प्रॉपर। उन बुक्स में रिकॉर्ड करने के बाद फिर हम टी शेप अकाउंट बनाते हैं, यानी कि लेजर। लेजर के अंदर सारी पोस्टिंग करते हैं। फिर लेजर में जो बैलेंसेस बचते हैं उन बैलेंसेस से निकाल कर हम एक समरी स्टेटमेंट बना देते हैं, यानी कि ट्रायल बैलेंस। ये पूरी प्रक्रिया होती है। और आखिरी यूनिट के अंदर हमें सिखाया जाता है कि इस पूरी प्रक्रिया में हम कई बार कुछ गलतियां कर देते हैं, तो उन गलतियों को फिर हमें रेक्टिफाई करना पड़ता है, यानी ठीक करना पड़ता है। तो ये पूरा एक चैप्टर बन गया खूब सारे यूनिट से मिला जुला कर। तो हम पहले चैप्टर की बात करते हैं, मतलब जर्नल की बात करें अगर, तो जर्नल के अंदर शुरुआत इस बात से होती है कि हर ट्रांजैक्शन के दो पहलू होते हैं। एक को बोलते हैं डेबिट, दूसरे को बोलते हैं क्रेडिट। ठीक है सर, ये तो हमें पता है। अब डेबिट और क्रेडिट का क्या मतलब होता है? तो सर डेबिट का मतलब पैसा आना नहीं होता, या क्रेडिट का मतलब पैसा जाना नहीं होता, यानी कि डेबिट और क्रेडिट के कोई भी मीनिंग नहीं होते। डेबिट और क्रेडिट सिर्फ साइड्स को बोला जाता है, यानी कि जब हम कोई अकाउंट बनाते हैं तो उस अकाउंट के लेफ्ट साइड को डेबिट कहते हैं और उस अकाउंट के राइट साइड को हम क्रेडिट कहते हैं। ये डेबिट और क्रेडिट की पहचान है। तो सर कौन सी चीज लेफ्ट साइड में लिखेंगे और कौन सी चीज राइट साइड में लिखेंगे, ये कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए होते हैं रूल्स, इसी चीज के लिए रूल्स बनाए गए हैं। तो पहली अप्रोच होती है अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। अकाउंटिंग इक्वेशन आप जानते हैं कि क्या है बेसिकली, जिसमें हम कहते हैं कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल टू एसेट। यानी कि कैपिटल का मतलब हो गया इक्विटी, लाइबिलिटी का मतलब हो गया आउटसाइड लाइबिलिटी, दोनों को जोड़ते हैं तो वो बराबर होता है एसेट के। तो अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच को हमने सिंपल करने के लिए क्लियर का नाम दे दिया। यानी कि हम मानते हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच में 5 तरह से किसी भी अकाउंट को क्लासिफाई हम कर सकते हैं: कैपिटल, लायबिलिटी, एक्सपेंस, एसेट और रेवेन्यू। इसमें कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू जो हैं येलो रंग वाले, उन तीनों का रूल एक होता है। जब ये बढ़ते हैं तो क्रेडिट, घटते हैं तो डेबिट। लेकिन एक्सपेंस और एसेट का रूल एक होता है, हरे रंग वाले। जब ये बढ़ते हैं तो डेबिट और जब घटते हैं तो क्रेडिट। इस पे दो पे हमने लाल तारे लगा रखे हैं, एक्सपेंस पे और रेवेन्यू पे। तो एक्सपेंस और रेवेन्यू जो होते हैं ये अपने आप में टेम्परेरी नेचर के माने जाते हैं, क्योंकि अंततः एक्सपेंस और रेवेन्यू जो है वो प्रॉफिट का ही भाग होते हैं, और प्रॉफिट जो है वो ऑटोमेटिकली कैपिटल में भी चला जाता है। तो एक्सपेंस और रेवेन्यू को हम कहते हैं कि ये टेम्परेरी हैं, जो कैपिटल के ही पार्ट होते हैं। लेकिन हमें रूल्स के हिसाब से इन पांचों के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है सर। दूसरे आते हैं जी ट्रेडिशनल अप्रोच, पुराने ज़माने की, कि भाई पुराने ज़माने में कैसे हम रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट फॉलो करते थे। तो पुराने ज़माने में हम कहते थे कि किसी भी अकाउंट को हम दो तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। एक को बोलते हैं पर्सनल, दूसरे को बोलते हैं इम्पर्सनल। इम्पर्सनल जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक को बोल देते हैं रियल और दूसरे को बोल देते हैं नॉमिनल। तो हमें तीनों के बारे में पता होना चाहिए, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। तो पहले हम पर्सनल की अगर बात करें, तो पर्सनल में 3 तरह की कैटेगरियाँ आती हैं। एक को बोलते हैं नेचुरल पर्सन, जैसे रामू, शामू, मोनू, सोनू, मतलब कोई भी नेचुरल पर्सन आ गया। दूसरे होते हैं आर्टिफिशियल पर्सन, जिसमें कोई भी एंटिटी, कंपनी, बैंक या ऑर्गेनाइजेशंस आ गए। तीसरे होते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, जो हम अलग से डिस्कस करेंगे। फिर आते हैं जी रियल अकाउंट्स। रियल अकाउंट्स में हम कहते हैं कि जितने भी आपके एसेट्स हैं वो सारे के सारे रियल अकाउंट्स होते हैं। हाँ, डेटर को उसमें हम कंसिडर नहीं करते, यानी कि ट्रेड रिसीवेबल्स को, और बैंक को उसमें कंसिडर नहीं करते, क्योंकि बैंक हम मानते हैं कि एक प्रकार से आर्टिफिशियल पर्सन है, और ट्रेड रिसीवेबल हम मानते हैं कि एक प्रकार से हमारे लिए नेचुरल पर्सन है या रिप्रेजेंटेटिव पर्सन है, वॉट एवर। तो वो हमारे लिए पर्सनल की कैटेगरी में चले जाते हैं। तीसरे होते हैं जी नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल का मतलब है जितने भी हमारे खर्चे यानी कि एक्सपेंसेस, और जितने भी हमारे रेवेन्यू यानी कि फायदे, वो सारे के सारे नॉमिनल अकाउंट्स माने जाते हैं। तो इस तरह से हम ट्रेडिशनल में क्लासिफिकेशन करते हैं। अब आता है पॉइंट कि रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल कौन से होते हैं।
तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन का वैसे तो मतलब ये होता है कि कोई भी अकाउंट जो किसी पर्टिकुलर पर्सन को रिप्रेजेंट करे। तो इसको हम पहचानते कैसे हैं? इसका तरीका ये होता है, जैसे हम कोई नॉमिनल अकाउंट्स अगर लिखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रेंट, ये एक एक्सपेंस है, सैलरी ये एक एक्सपेंस है, इंटरेस्ट ये एक एक्सपेंस है, कमीशन ये मान लो एक इनकम है। लेकिन अगर हम इसी नॉमिनल अकाउंट के आगे या पीछे कोई प्रीफिक्स या सफिक्स ऐड कर देते हैं, जैसे मान लीजिए रेंट से पहले हमने लगा लिया आउटस्टैंडिंग, तो ये बन गया आउटस्टैंडिंग रेंट। सैलरी से पहले हमने लगा लिया प्रीपेड, तो ये बन गई प्रीपेड सैलरी। इंटरेस्ट के आगे हमने लगा दिया एक्रूड, ये बन गया इंटरेस्ट एक्रूड। कमीशन के आगे हमने लगा दिया रिसीव्ड इन एडवांस, ये बन गया कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। तो अगर किसी नॉमिनल अकाउंट के आगे या पीछे हम कुछ इस तरह के वर्ड्स लगा देते हैं, तब ये अकाउंट रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल बन जाते हैं, यानी कि फिर ये माना जाता है कि ये किसी व्यक्ति को या विशेष को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये बन गए रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। इसी प्रकार कुछ और भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स होते हैं, जैसे कैपिटल, वो प्रोप्राइटर को रिप्रेजेंट कर रही है। ड्राइंग्स, वो प्रोप्राइटर को रिप्रेजेंट कर रही है। बिल्स रिसीवेबल, वो डेटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बिल्स पेबल, वो क्रेडिटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये चारों भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल में आ जाते हैं। तो इन बात का भी हमें ध्यान होना चाहिए। बाकी रूल जो है वो तो बच्चा बच्चा गली मोहल्ले का जानता है। आपने माथे पर टैटू बनवा के घूम रखा है बचपन में। रियल का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पर्सनल का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और नॉमिनल का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो ये हो गए पहले हमारे जो बेसिक रूल्स हैं, जितना हमें पता होना चाहिए। तो ये तो हो गए पहले रूल्स। तो रूल्स जो हैं उस पर बेस्ड आप क्वेश्चन बुक के देख सकते हो, कर सकते हो प्रैक्टिस रिवीजन में, यही सब बातें आपको नजर आएंगी। डन, ठीक है। फिर इसमें हमने एक क्वेश्चन क्लास में कर रखा था एग्जाम्पल, वो भी आप देख सकते हो, या बुक के इलस्ट्रेशन जो है वो भी आप कर सकते हो। तो आपको रूल्स के बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। अब आते हैं जर्नल एंट्री पर कि सर जर्नल एंट्री कैसे होंगी। तो जर्नल एंट्री जो है वो खरीदना, बेचना, ये बेसिक एंट्री तो हम मान के चलते हैं कि चलो सिंपल है। लेकिन कुछ स्पेशल पॉइंट्स जो हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ कि भाई किन स्पेशल एंट्रियों का ध्यान रखना है। तो 10-11 स्पेशल पॉइंट्स हैं। जैसे पहला, हमने सोनू से 17,500 रिसीव करे इन फुल सेटलमेंट। और दूसरे में लिखा है कि हमने 17,500 मोनू को पे करे अगेंस्ट हिज ड्यूज 18,000। तो देखो भाई, दोनों में फर्क होता है। जब हम किसी व्यक्ति से फुल सेटलमेंट कर लेते हैं तो उस केस में माना यह जाता है कि अब जो है हमारे को उसको कभी वापस पैसे नहीं देने, मतलब फुल सेटलमेंट हो गया, हमेशा हमेशा के लिए खाता बंद हो गया। तो ऐसे में हम अगर 17,500 रुपये रिसीव कर रहे हैं तो कैश अकाउंट डेबिट 17,500, और 500 रुपये जो हम छूट के दे रहे हैं उसको अलग से शो करते हैं, उसका नाम होता है डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। तो एंट्री बन गई कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू सोनू। लेकिन जब हम फुल सेटलमेंट नहीं करते सेकंड पॉइंट में, यानी कि सिंपल अगर हमने मोनू को 17,500 पे करे लेकिन फुल सेटलमेंट नहीं लिखा, तो हम एक नॉर्मल पे की एंट्री कर देंगे, मोनू डेबिट टू कैश। तो यहाँ पर आप फुल सेटलमेंट के बिना डिस्काउंट को यूज नहीं करोगे, इस बात का ध्यान रखना। इसी तरह स्पेशल पॉइंट 3 वो आपको लिखवाया था कि अगर हमने गुड्स को फ्री सैंपल में दे दिया तो सिंपल सी एंट्री है एडवर्टाइजमेंट या फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेज। हम अपनी परचेज को कम कर लेंगे और इसको हम अपना एक खर्चा मान लेंगे। लेकिन इसमें जो अमाउंट आपको लिखना है वो ध्यान रखना है कि वो आपको लिखना है कॉस्ट, है ना, वो सेलिंग प्राइस देगा बेवकूफ बनाने के लिए। इसके बाद 14 है कि हमें मोहन से 20,000 रुपए लेने थे, लेकिन मोहन बेचारा इंसॉल्वेंट हो गया और मोहन से हमें 40 पैसे इन रुपी ही रिसीव हुआ। तो इसका मतलब होता है 40% पैसा आपको रिसीव हुआ। तो जब भी इस तरह की स्टोरी होगी तो इसका मतलब आपको जितने रुपए मिले उतना आप कैश अकाउंट डेबिट कर लोगे, और जितने रुपए आपको नहीं मिले उसके लिए आप बैड डेट अकाउंट को डेबिट कर लोगे। तो ये आपकी बन गई चौथी एंट्री। कभी कभी जिन बैड डेट्स को हमने पिछले साल राइट ऑफ करा होता है वो अचानक से इस साल हमें कुछ पैसा दे देते हैं, यानी कि जिसे हम कहते हैं बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। तो बैड डेट रिकवर्ड की एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। पैसा आ गया और हमारा फायदा हो गया। इसी तरह मान लेते हैं एक पॉइंट है नंबर 6 में कि हमने 10,000 रुपए रेंट पे करा, लेकिन जिसमें से 60% एडवांस था। तो जो हम रेंट एडवांस पे करते हैं, यानी कि जिसको हम कहते हैं प्रीपेड, तो ये हम अपना एक्सपेंस नहीं मानते, ये हम बल्कि एसेट मानते हैं क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंस है।
तो हमारी एंट्री थोड़ा सा मॉडिफाई होकर बन जाएगी, रेंट अकाउंट डेबिट ओनली 4000, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट 6000 टू कैश अकाउंट 10,000। इसी तरह एक और स्पेशल पॉइंट है कि हमारे गुड्स जल गए 12,000 के और इंश्योरेंस कंपनी ने हमें क्लेम दिया है 40%, तो हम इसमें एंट्री करते हैं लॉस बाय फायर 12,000 यानी जितने गुड्स जले, टू ट्रेडिंग अकाउंट या परचेज अकाउंट, दोनों में से कुछ भी आप लिख सकते हो, और फिर जितना हमारा नुकसान हुआ यानी P&L अकाउंट डेबिट, जितना क्लेम हमें नहीं मिला 7200, और इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, जितना क्लेम हमें मिला 4800, टू लॉस बाय फायर। लॉस बाय फायर आपस में कट जाता है तो हम एक कंबाइन एंट्री भी कर सकते हैं, P&L अकाउंट डेबिट 7200, इंश्योरेंस कंपनी डेबिट 4800 टू परचेज अकाउंट। तो ये हो गए गुड्स जलने की एंट्री। उसके बाद नंबर 8, अगर हमने अपने कैश को, अपने गुड्स को, अपने फर्नीचर को विड्रॉ कर लिया पर्सनल यूज के लिए, तो क्या एंट्री होगी? तो ये बड़ी सिंपल एंट्री है। वैसे तो अगर आप कुछ भी विड्रॉ करते हो पर्सनल यूज के लिए तो हम लिखते हैं ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। कैश निकाला तो टू कैश, गुड्स निकाले तो टू परचेज, फर्नीचर निकाला तो टू फर्नीचर। इसके बाद नंबर 9 बड़ा ही स्पेशल पॉइंट है, नंबर 10 भी। आपने इनकम टैक्स पे करा या आपने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा, तो इनकम टैक्स माना जाता है कि प्रोप्राइटर अपना ही पर्सनल पे करेगा, और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भी माना जाता है कि प्रोप्राइटर अपना ही पर्सनल पे करेगा। तो इनकम टैक्स पे और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे को एंट्री के तौर पे अगर आप देखो तो इसकी एंट्री होती है ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। और 11वां स्पेशल पॉइंट होता है और 12वां स्पेशल पॉइंट होता है कि अगर मान लो आपने अपने कुछ गुड्स को यूज कर लिया फर्नीचर बनाने में, तो हमारी एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, क्योंकि हमारे गुड्स इस्तेमाल हो रहे हैं। इसी तरह अगर आपने कोई वेजेस पे करी मशीन के इंस्टॉलेशन पर, तो हम वेजेस को डेबिट नहीं करेंगे, क्योंकि वेजेस हमने मशीन के इंस्टॉलेशन के टाइम पर पे करी है, तो हमारी एंट्री होगी मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना है। तो बाकी जर्नल एंट्रीज तो हम सवाल में देख सकते हैं। तो ये हो गए 12 स्पेशल पॉइंट्स। तो 12 स्पेशल पॉइंट्स याद आ गए तो ये भी बता देना। चलो अब अगला जो यूनिट है उसको यूनिट कहना ही पाप है वैसे तो, उसका नाम है लेजर। तो लेजर का मतलब तो एक ही मतलब क्षण में खत्म हो जाएगा। लेजर का मतलब क्या है कि हम एक टी शेप अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, ठीक है जी। तो इसके बारे में तो आपको पता ही है, क्योंकि लेजर कैसे बनता है, उसका ढांचा क्या होता है, डेबिट क्रेडिट, वो सब चीज़ें तो आपको पता ही हैं। लेकिन एक बार हम प्रोसीजर वे डिस्कस कर लेते हैं। तो लेजर जो है बेसिकली आपको बहुत ही आता ही है, सिंपल बात है। लेकिन जैसे मान लेते हैं हम एक जर्नल एंट्री लिखते हैं, हमने एक जर्नल एंट्री लिखी परचेज अकाउंट डेबिट 100 रुपये टू मोहन, 100 रुपये, ठीक है। तो अगर हमें इसे परचेज अकाउंट में पोस्ट करना हो तो हम इसको पोस्ट करते समय क्या लिखेंगे? क्योंकि परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है 100 रुपये, तो हम परचेज अकाउंट के डेबिट साइड पर लिख देंगे टू मोहन 100 रुपये। तो इसे बोलते हैं पोस्टिंग। और अगर इसी ही चीज को मोहन के लेजर में यानी मोहन के अकाउंट में पोस्ट करना हो, तो क्योंकि मोहन क्रेडिट हो रहा है तो आप मोहन के क्रेडिट साइड पर लिख लेंगे बाय परचेज। तो ऐसे आप किसी भी जर्नल एंट्री को पोस्ट कर सकते हैं किसी भी रेस्पेक्टिव अकाउंट के अंदर। तो लेजर में तो कोई खास ऐसी लंबी चौड़ी कहानी है नहीं, लेकिन प्रोसीजर डिस्कस कर लेते हैं। तो आप कोई भी लेजर मान लेते हैं, बना लो कोई भी लेजर। उस लेजर को बनाते समय आप जितने भी जर्नल को पोस्ट करोगे तो आपकी पोस्टिंग्स होती रहेंगी। कुछ अमाउंट आप डेबिट में लिखोगे, कुछ अमाउंट आप क्रेडिट में लिखोगे, तो इस तरह से आपकी कुछ ना कुछ पोस्टिंग्स होती रहेंगी। तो जब आप सारे पोस्टिंग्स कर लेते हो, यानी कि जब आपने किसी भी लेजर अकाउंट के अंदर सारी पोस्टिंग कंप्लीट कर ली, तो पोस्टिंग करने के बाद जो अगला प्रोसेस होता है उसे क्या बोलते हैं? तो बच्चे बताएंगे। अब पोस्टिंग के बाद अगले प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फिर मैं बताऊंगा। नहीं चंचल, बैलेंसिंग नहीं, बैलेंसिंग तो उसके बाद होती है। पोस्टिंग के बाद जो अगला प्रोसेस होता है उसे बोलते हैं
नहीं हर्ष, बैलेंसिंग उसके बाद होती है। तो पोस्टिंग के बाद जो अगला प्रोसेस होता है उसे बोलते हैं कास्टिंग। हाँ, शक्ति ने सही बताया। यानी कि जब आप पोस्टिंग कर लेते हैं तो इस अकाउंट में पोस्टिंग करने के बाद आपको क्या करना है, कास्टिंग करना है। कास्टिंग का मतलब होता है टोटल करना। तो हम इस तरह से एक लाइन बनाते हैं, डबल अंडरलाइन करते हैं, इस तरह से टोटल की लाइन बना के डबल अंडरलाइन करते हैं और फिर कास्टिंग करते हैं, टोटल करते हैं। टोटल करना मुझे पता है कि आपको आता ही है। डेबिट का आ रहा है 600, क्रेडिट का आ रहा है 1300, बल्कि 1400। तो आप जो डेबिट का यानी कि जो क्रेडिट का टोटल है इनफैक्ट उसे लिखेंगे दोनों साइड, यानी 1400 और 1400। तो इस टोटल लिखने की प्रक्रिया को कहते हैं कास्टिंग करना। फिर कास्टिंग करने के बाद करते हो आप बैलेंसिंग, यानी कि आपका क्या बैलेंस बच रहा है, तो फिर उसे हम कहते हैं टू बैलेंस कैरिड डाउन। यानी कि हम कहेंगे कि हमारा बैलेंस बच रहा है 800 रुपए। तो फिर ये होता है कंप्लीट लेजर। ओके। ठीक है, तो क्लास 12th की बात अभी यहाँ नहीं करेंगे किम बाबू। क्लास 12th की बात करेंगे क्लास 12th वाले सर से। मैं तो क्लास 12th के सर को जानता ही नहीं हूँ कौन है। अच्छा, तो ये हो गया जी आपकी कास्टिंग और बैलेंसिंग। तो इस तरह से हम लेजर बना लेते हैं, ठीक है ना। तो लेजर में मतलब आपको कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन नहीं करनी, बस ये लेजर होता है। अब इसमें ये है, एक दो बातें मुझे बता दो बस नॉलेज के लिए, कि चाहे हम बहुत सारे लेजर बनाएं, बहुत सारे अकाउंट बनाएं, टी शेप अकाउंट बनाएं, फिर आप उस टी शेप अकाउंट में पोस्टिंग कर लोगे, टी शेप अकाउंट की पोस्टिंग के बाद आप कास्टिंग कर लोगे, और कास्टिंग करने के बाद आप बैलेंसिंग करोगे। तो बस मुझे ये बताओ कि अगर आपका बैलेंस इधर बच रहा है तो इस बैलेंस को कौन सा बैलेंस बोलते हैं, ये बता दो बस। इधर बचने वाले बैलेंस को कौन सा बैलेंस बोलते हैं। ठीक है, तो रेशम जी ने सही भेजा है। इधर बचने वाले बैलेंस को हम बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस। बस, तो आपको ये याद रखना है। और अगर आपका बैलेंस इधर बच रहा होता तो हम इधर बचने वाले बैलेंस को बोलते डेबिट बैलेंस। तो बस इतनी सी बात हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं बैलेंसेस को जब हम नीचे समरी स्टेटमेंट में शो करते हैं तो ये ट्रायल बैलेंस बन जाता है। तो ट्रायल बैलेंस के अंदर सारे क्रेडिट आइटम, सारे डेबिट बैलेंसेस शो हो जाते हैं। बिल्कुल सही। तो ये बेसिकली हमारा लेजर बन गया। तो लेजर में हमें बेसिकली इतनी ही बात का ध्यान रखना है। चलो अब चलते हैं जी तीसरे यूनिट की तरफ। तीसरे हमारे यूनिट का नाम है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस जो है, जो मैंने आपको बताया कि जब हम लेजर बनाते हैं बहुत सारे, तो लेजर बनाने के बाद जो बैलेंस बचे उसे हम कह देते हैं कि भैया ये बैलेंसेस एक समरी स्टेटमेंट में शो कर दो। उस समरी स्टेटमेंट को कह देते हैं ट्रायल बैलेंस। ठीक है सर। तो सर ट्रायल बैलेंस के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? ऑब्जेक्टिव यही है कि इससे थोड़ा सा अर्थमेटिकल एक्यूरेसी का पता लग जाता है और हम अपने पीएनएल बैलेंस शीट की प्रिपरेशन कर पाते हैं। बाकी लिमिटेशन ये है कि अगर ट्रायल बैलेंस टैली कर गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई बिल्कुल कॉन्क्लूसिव प्रूफ है कि सब कुछ ठीक है, फिर भी गड़बड़ हो सकती है। कई बार हम जर्नल में ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड नहीं करते, ये सब सीखेंगे हम रेक्टिफिकेशन में। या कई बार गलत अमाउंट लिख दिया, या कई बार गलत अकाउंट के अंदर लिख लिया। तो मतलब ट्रायल बैलेंस को टैली करने का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ ठीक है। तो जैसा कि आपने देखा कि हम लेजर के अंदर एक अकाउंट बनाते हैं, उस अकाउंट के अंदर एक बैलेंस बचता है, जैसे यहाँ कैश अकाउंट में डेबिट बैलेंस बच रहा है। तो हम अब इसी बात को ट्रायल बैलेंस में कैसे शो कर सकते हैं, तो अब देखो बड़े ध्यान से। एक तरीका होता है ग्रॉस ट्रायल बैलेंस। ग्रॉस ट्रायल बैलेंस का मतलब है जिसमें हम डेबिट का टोटल डेबिट में और क्रेडिट का टोटल क्रेडिट में ऐसे शो करके कैश अकाउंट दिखा देंगे कि भैया डेबिट का टोटल है 45, क्रेडिट का टोटल है 20, ऐसे शो कर देंगे, लेकिन इसे कोई फॉलो नहीं करता। दूसरा तरीका होता है नेट ट्रायल बैलेंस यानी बैलेंस मेथड, जो पूरी दुनिया फॉलो करती है, जिसमें हम सिर्फ कैश अकाउंट का जो बैलेंस बच रहा है 25,000 उसी को डेबिट में शो करेंगे, जैसे हम करते भी हैं, जो हमारा बचपन का तरीका है। और तीसरा होता है टाइम वेस्टिंग तरीका, जिसमें हम टोटल एंड बैलेंस दोनों ही मेथड का एक समागम कर देते हैं,
जिसमें हम बैलेंस भी दिखाते हैं 25,000 और टोटल मेथड की तरह डेबिट का टोटल, क्रेडिट का टोटल भी शो करते हैं। तो ये तो कोई भी दुनिया में फॉलो नहीं करता। और अगर कभी ट्रायल बैलेंस बनाते समय आपका ट्रायल बैलेंस टैली ना हो और आप सस्पेंस अकाउंट का उपयोग करके उसे जबरदस्ती टैली करवाओ, तो ऐसे ट्रायल बैलेंस को कहते हैं एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। मतलब आपका डेबिट का टोटल था 40, क्रेडिट का टोटल था 20, तो टैली करवाने के लिए आपने सस्पेंस अकाउंट को डाल दिया 20,000 करके और टैली करवा दिया, तो इस ट्रायल बैलेंस को बोल देंगे एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। बाकी ट्रायल बैलेंस बनाने का एक सिंपल सा नियम है, 2 मिनट के अंदर खत्म हो जाता है कि आप किसी भी अकाउंट को क्लियर के हिसाब से क्लासिफाई कर लो, यानी कैपिटल, लायबिलिटी, एक्सपेंस, एसेट और रेवेन्यू। बस उसके बाद आपको कुछ भी बुद्धि नहीं लगानी है। जितने भी कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू वाले आइटम्स होंगे उन सबको क्रेडिट साइड लिख देना, और जितने भी एसेट और एक्सपेंस वाले आइटम होंगे उन सबको डेबिट साइड लिख देना। सिंपल, इससे ज्यादा सोचोगे तो गलती हो जाएगी, इतना सोचोगे तो गलती नहीं होगी। दूसरा पॉइंट थोड़ा चटपटा पॉइंट है, उसे ध्यान से देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट है कि मान लेते हैं आपके पास ओपनिंग स्टॉक है 3, फिर आपने परचेज करे 5 डब्बे, फिर आपने सेल कर दिए 4 डब्बे, तो आपके क्लोजिंग में बच गए कितने डब्बे? 4 डब्बे। तो अब हमारा एक तरीका है ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करने का कि हम ओपनिंग स्टॉक में दिखाएं 3 डब्बे, परचेज में दिखाएं 5 डब्बे और सेल में दिखाएं 4 डब्बे। लेकिन क्लोजिंग स्टॉक में बचे हुए 4 डब्बों को हम नहीं दिखाएंगे ट्रायल बैलेंस के अंदर। उसका रीजन ये है कि क्लोजिंग स्टॉक में जो डब्बे बचते हैं वो ऑलरेडी परचेज के अंदर या परचेज के नाम से ट्रायल बैलेंस में आ रहे होते हैं। तो इसीलिए आप देखते हो कि क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर नजर आता है, ट्रायल बैलेंस के अंदर नजर नहीं आता। लेकिन अगर हम परचेज को ही एडजस्ट करके 5 की बजाय 1 की वैल्यू से दिखाएंगे, यानी कि हम दिखा रहे हैं कि ओपनिंग स्टॉक है 3 और परचेज की वैल्यू सिर्फ 1 है, यानी कि 5 नहीं है 1 है, तो ऐसे केस में फिर हमें क्लोजिंग स्टॉक को अलग से ट्रायल बैलेंस में दिखाना पड़ेगा 4 के नाम से। तो जैसा कि आप और पार्ट के नीचे देख रहे हो, तो मैंने ये आपको लेक्चर में, मेन लेक्चर में भी वैसे सिखाया था कि हम क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखाते, ये भी एक तरीका है। लेकिन अगर हम क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में दिखा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारी परचेज एडजस्टेड है। तो इतनी बात का बस हमें ध्यान रखना है। बाकी एक फॉर्मूला है जो आपको पता है कि भाई ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक को हम COGS भी कह देते हैं और परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक को एडजस्टेड परचेज भी कह देते हैं। तो मतलब इस तरह से कहीं ना कहीं ये भी कहानी बन जाती है। तो हम अलग अलग प्रकार से ट्रायल बैलेंस में हो सकता है क्लोजिंग स्टॉक की प्रेजेंटेशन करें। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं लिखना, लेकिन अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में लिखा है या लिख दिया तो इसका मतलब आपकी परचेज एडजस्टेड है। तो इस बात का बस ध्यान रखना है। तो ये देखो, इस सितारे में लिखा भी था कि whenever adjusted purchase और COGS is given in trial balance then closing stock will also appear in debit side। तो अगर हमें एडजस्टेड परचेज या COGS दे रखा है तो हम इसका मतलब मानते हैं कि हमें क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में शो करना पड़ेगा, अदरवाइज हमें शो करना नहीं पड़ेगा। बाकी सिंपल फंडा ट्रायल बैलेंस का वही है कि आप क्लियर के हिसाब से फॉलो करो, जितनी भी कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू है उन सारे आइटम को क्रेडिट साइड लिख देना, और जितने भी आपके एसेट और एक्सपेंस हैं उन दोनों को आप डेबिट साइड लिख देना। आपका ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा। तो अब जो है अगला हमारा वो है सब्सिडरी बुक, है ना, सब्सिडरी बुक, कि भाई ये क्या होती हैं, ये कौन सी किताबें आ गई सब्सिडरी बुक। तो अब देखो, सब्सिडरी बुक जो है बेसिकली वो किताबें हैं जिनमें हम कुछ स्पेशल तरह की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं। जैसे किसी भी बिजनेस में परचेज तो बहुत होती हैं, कितनी सारी परचेज होती हैं, तो एक बुक ही बना ली, अलग ही बुक बना ली परचेज बुक। इसी तरह सेल बुक, इसी तरह परचेज रिटर्न बुक, इसी तरह सेल रिटर्न बुक, इसी तरह जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर बेसिकली एक समुंदर है कि भैया जो इन 4 बाकी किताबों में नहीं रिकॉर्ड हो पाया या कैश बुक में नहीं रिकॉर्ड हो पाया, तो उसे हम जर्नल प्रॉपर बुक में रिकॉर्ड कर देते हैं। तो ये भी एक बहुत ही छोटा सा चैप्टर है सब्सिडरी बुक का। तो बस आप 2 बार रिवीजन कर लेना सचिन बाबू। अच्छा, BR बुक, BP बुक भी होता है, लेकिन वो हमारे सिलेबस में डिस्कशन के लिए नहीं है। तो BR में होता है जब हम BR इशू करते हैं, BP में होता है जब हम BP एक्सेप्ट करते हैं। अच्छा,
लेकिन अगर हम मेन दो बुक्स को पहले देखें, एक बुक है परचेज बुक और एक बुक है सेल बुक, तो इनमें क्या बातों का ध्यान रखना है। परचेज बुक में हमने जो भी उधार पे यानी क्रेडिट पे गुड्स खरीदे हैं, सामान खरीदा है, उसे रिकॉर्ड करना है बस। तो अगर मान लो आपने कोई एसेट खरीद लिया, मतलब वो आपके लिए गुड्स नहीं है, वो आपके लिए स्टॉक नहीं है, फिर हम यहाँ नहीं रिकॉर्ड करेंगे। या आपने कैश में खरीद लिया, तो फिर हम यहाँ नहीं रिकॉर्ड करेंगे। इस बुक में आपको क्रेडिट में ही खरीदा हुआ गुड्स को रिकॉर्ड करना है। इसी तरह सेल बुक में आपने अगर सेल करी है गुड्स की और वो भी क्रेडिट पर, उधार पर, तभी आप इसमें रिकॉर्ड करोगे, अन्यथा रिकॉर्ड नहीं करोगे। बस इन्हीं में इसी को उल्टा कर दें हम, तो परचेज रिटर्न बुक में हम वो वाले परचेज रिटर्न रिकॉर्ड करते हैं जो गुड्स हमने उधार पे खरीदे थे और उन्हें वापस कर दिया। कैश में खरीदे हुए गुड्स के रिटर्न को यहाँ रिकॉर्ड नहीं करेंगे, तो ये किताबें उधार वाली चल रही हैं। इसी तरह सेल रिटर्न बुक कि अगर हमने कोई सेल रिटर्न करी, या मतलब हमारे पास कोई सेल रिटर्न आई उन गुड्स की जो हमने उधार पे बेचे थे, तो फिर हम इसको रिकॉर्ड कर देंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। बाकी है जी जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर में सारी बची हुई ट्रांजैक्शनें रिकॉर्ड हो जाती हैं, हर प्रकार की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो जाती हैं, वो आप एग्जाम्पलों में देख भी सकते हो। उसके सारे एक छोटे छोटे क्वेश्चन हमने कर भी रखे हैं, ओपनिंग एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री, रेक्टिफिकेशन एंट्री, एटसेट्रा, ये सब। तो वो होता है जर्नल प्रॉपर। बाकी बुक का ढांचा बहुत इजी है। जैसे मान लो परचेज बुक है, तो हमने, आप इसका बुक से क्वेश्चन देख सकते हो, ऐसी उसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम देख रहे हैं कि भैया नाम लिख दिया पहले, ब्राउन एंड कंपनी, फिर क्या सामान खरीदा वो लिख लिया, फिर अगर कोई ट्रेड डिस्काउंट है तो माइनस कर दिया, कोई खर्चा वर्चा है तो जोड़ दिया। इस तरह से फिर हम परचेज बुक बनाते रहते हैं। इसी तरह पेपर कंपनी से कुछ खरीद लिया, ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दिया, फिर अमाउंट आ गया, फिर हम टोटल कर लेते हैं। तो ये बेसिकली हमारी परचेज बुक बन गई। तो परचेज बुक का मतलब ये है कि हम इन तीन लोगों से परचेज कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये एक जर्नल एंट्री भी है, दिमाग में जर्नल एंट्री चल रही है कि परचेज अकाउंट डेबिट टू ब्राउन, परचेज अकाउंट डेबिट टू पेपर कंपनी, परचेज अकाउंट डेबिट टू वर्मा ब्रदर्स। तो अगर कोई हमें कहे कि भाई इसकी पोस्टिंग करो, तो ब्राउन एंड कंपनी में हम क्या लिख देंगे, बाय परचेज, पेपर कंपनी में हम क्या लिख देंगे, बाय परचेज, वर्मा ब्रदर्स में हम क्या लिख देंगे, बाय परचेज, और परचेज अकाउंट में हम क्या लिखेंगे बताओ, बच्चे बताएंगे। वेरी गुड, सही। तो परचेज अकाउंट में हम अलग अलग नहीं लिखते कि भैया टू वर्मा, टू पेपर, मतलब अलग अलग नाम नहीं लिखते, तो हमें उन नामों को अलग अलग ना लिखकर बल्कि एक ही नाम दे देते हैं। वेरी गुड, टू सन्ड्रीज। तो टू सन्ड्रीज का मतलब हो गया ये सब आ गया इसमें, मतलब टू ब्राउन, टू पेपर, टू वर्मा, सब आ गए, तो बस नाम देना है अपने को, टू सन्ड्रीज, बस। तो इसी तरह सेल बुक, सेल रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक, मतलब सारी बुक्स बन जाएंगी। तो सेल बुक भी आप देखोगे तो इसी तरह बन जाएगी, नाम आ गया गुप्ता एंड वर्मा या जैन एंड सन्स, जो बेचा वो आ गया, लेस कर दिया ट्रेड डिस्काउंट अगर है तो टोटल आ गया। तो ये एक तरह से जर्नल एंट्रियां बन रही हैं दिमाग में कि भाई गुप्ता डेबिट टू सेल, जैन डेबिट टू सेल्स, माथुर डेबिट टू सेल्स। तो अगर कोई बोले गुप्ता अकाउंट तो टू सेल पोस्ट हो गया, जैन अकाउंट तो टू सेल्स पोस्ट हो गया, माथुर अकाउंट तो टू सेल्स पोस्ट हो गया। सेल्स अकाउंट में हम लिख देंगे बाय सन्ड्रीज, तो मतलब हमें नाम मिलाकर एक सन्ड्रीज नाम देकर लिख देना है। तो ये सिंपल है, मैं मान रहा हूँ कि आप अपने आप भी इसके एग्जाम्पल्स देख लोगे तो आपको याद आ जाएगा। तो ये बेसिकली आप कर सकते हो। सेम चीज सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, मतलब हर तरह की बुक में आपका इसी तरह से कार्यक्रम हो जाएगा। अब है जी इसका अगला यूनिट जिसका नाम है कैश बुक, यानी कि ये एक ऐसी अकेली किताब है जो अपने आप में रिकॉर्ड भी कर लेती है और अपने आप में पोस्ट भी कर लेती है। मतलब ये अपने आप में सब्सिडरी बुक जर्नल भी है और ये अपने आप में प्रिंसिपल बुक लेजर भी है। तो मतलब कैश बुक में रिकॉर्ड करने के बाद आपको लेजर नहीं बनाना, कैश अकाउंट, ये अपने आप में कैश अकाउंट मतलब ये बन ही गया, कैश बुक मतलब कैश अकाउंट ही बन गया। ये इसकी खूबसूरती होती है। बाकी कैश बुक होते हैं तीन प्रकार के, एक होती है जी सिंगल कॉलम जिसमें खाली कैश लिखना है, एक होते हैं जी डबल कॉलम जिसमें या तो कैश और डिस्काउंट लिखना है या कैश और बैंक लिखना है, एक होते हैं ट्रिपल कॉलम जिसमें कैश भी, बैंक भी और डिस्काउंट भी तीनों लिखने हैं। पेटी कैश बुक को हम कैश बुक का टाइप नहीं मानते तो वो लिखकर काट रखा है, तो
टाइप 3 ही होते हैं कैश बुक के। तो सर पेटी कैश बुक क्या होता है? पेटी कैश बुक ये होता है जी, इसमें एक बड़ा कैशियर होता है, वो कहता है कि मैं तुम्हें हर महीने छोटे कैशियर को 10,000 रुपए दूंगा, तुम जितने भी खर्चे होंगे उससे छोटे 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 खर्चे करते रहना। तो मान लेते हैं छोटे कैशियर ने 500, 100, 400, 1000 रुपए कुल मिलाकर 2000 रुपए खर्च कर दिए पूरे महीने में। तो बड़ा कैशियर उसे महीने के एंड में 2000 रुपए दोबारा से रीइंबर्स कर देता है, कहता है ठीक है तुमने 2000 खर्च करे थे ना, ये लो 2000 ले लो। तो अब छोटे कैशियर के पास दोबारा से 10,000 रुपए का एक तरह से फंड हो जाता है, तो अगले महीने फिर वो छोटे छोटे खर्चे करते रहेगा। तो इस सिस्टम को इम्प्रेस्ड सिस्टम कहते हैं। तो इसकी जर्नल एंट्री है खर्चा डेबिट टू पेटी कैश अकाउंट। इसका फॉर्मेट है जो हमें रिसिप्ट हुई जिस तारीख को हुई तो पर्टिकुलर में लिख देंगे टू कैश अकाउंट। उसके बाद जितने भी खर्चे हुए बाय प्रिंटिंग बाय ये बाय वो बाय ये करते 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 खर्चे लिख देंगे। बैलेंस बच जाएगा 8,000 जो अगले महीने बैलेंस बीडी की तरह आ जाएगा। तो मतलब ये इसमें बेसिक बातें आपको पता ही होंगी। इंपॉर्टेंट बातों पर चर्चा जरूर करते हैं, वो ध्यान से देखना। आपको चेक मिला 10,000 रुपए का 4 मार्च को। अब दो बातें हो सकती हैं, आपने या तो वो चेक 4 मार्च को ही जमा कर दिया बैंक में, तो अगर आप 4 मार्च को ही वो चेक जमा कर देते हो सेम डे, तो हम ये मान लेंगे कि ये चेक के जो पैसे आपको मिले मतलब ये बैंक में ही सीधा डेबिट कर देंगे, तो एंट्री बन गई बैंक अकाउंट डेबिट टू एसआर की, तो कैश बुक के बैंक कॉलम में आ जाएगा। लेकिन अगर आपको चेक मिला 4 मार्च को और आप इसको जमा कर रहे हो बैंक में 7 मार्च को, मतलब सेम डे डिपॉजिट नहीं कर रहे, तो 4 मार्च को आप इसको ऐसे ट्रीट करोगे कि आपको कैश मिला है, मतलब वैसे चेक मिला है लेकिन आप ट्रीट ऐसे करोगे कि कैश मिला है। तो आपकी एंट्री हो गई 4 मार्च को, वो उधर देखो कैश अकाउंट डेबिट टू एसआर। और जब 7 मार्च को डिपॉजिट करोगे एक्चुअल में, तब बैंक को डेबिट करोगे, तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, जो बेसिकली बन गई कॉन्ट्रा एंट्री। तो ये है आपका मेन मुद्दा कि अगर आपको चेक मिला 4 मार्च को और वो आपने डिपॉजिट करा 7 मार्च को, तो 4 मार्च को चेक मिलने को आप समझोगे कैश मिला और 7 मार्च को आप समझोगे कि बैंक में आपने अपने कैश को जमा करा दिया, यानी कॉन्ट्रा एंट्री हो गई। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। बाकी सर कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है? कॉन्ट्रा एंट्री आपको पता है जी, कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब है जिसमें बैंक और कैश दोनों की इन्वॉल्वमेंट हो। तो वो दो ही होती हैं, आपने बैंक में पैसे या तो जमा करे या आपने बैंक से पैसे विड्रॉ करे, तो उसको बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है सर। सर डिस्काउंट कॉलम क्या होता है? तो डिस्काउंट कॉलम जो है वो आपकी कैश बुक में एक कॉलम बनता है। डेबिट साइड वाले कॉलम को कहते हैं डिस्काउंट अलाउड और क्रेडिट साइड वाले कॉलम को कहते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है सर। सर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है डिस्काउंट कॉलम की? वो ये कि डिस्काउंट कॉलम को कभी भी बैलेंस नहीं करते। अगर डेबिट का टोटल 900 आ रहा है तो 900 लिखेंगे, क्रेडिट का टोटल 300 आ रहा है तो 300 लिखेंगे, क्योंकि डेबिट का टोटल मतलब है डिस्काउंट अलाउड, क्रेडिट का टोटल है मतलब डिस्काउंट रिसीव, तो दोनों अपने अलग अलग हैं। तो डेबिट का टोटल डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में चला जाएगा और क्रेडिट का टोटल डिस्काउंट रिसीव्ड में चला जाएगा। तो मतलब डिस्काउंट के कॉलम को हमें बैलेंस नहीं करना। ठीक है सर। सर उसके बाद डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड, इसके बारे में कुछ बता दो। तो इसके बारे में बेसिक थ्योरी तो खैर आपको मैंने लिखवा दी थी, लेकिन मुद्दे की बात यह है, वो देख लेते हैं कि कई बार बैंक ट्रांजैक्शन करने से या कार्ड से ट्रांजैक्शन करने से बैंक वाला कहता है मैं कमीशन लूंगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपने घड़ी खरीदनी है तो आप दुकान गए कि भैया घड़ी कितने की है, तो दुकानदार कहेगा देखो वैसे तो 10,000 की है, लेकिन अगर आप कार्ड से स्वाइप करके पैसे दोगे तो 2% कमीशन मैं लूंगा एक्स्ट्रा बैंक को देने के लिए, क्योंकि बैंक कहता है भाई मैं चार्जेस लूंगा कार्ड स्वाइप के। तो आप कहते हो कि ठीक है भाई घड़ी खरीद रहा हूं मैं कार्ड से ही स्वाइप करूंगा, तो आपको वो घड़ी खरीदने के लिए 10,200 रुपए दुकानदार को देने पड़ेंगे। अब दुकानदार उसमें जो 200 रुपए उसको मिला कमीशन का एक तरह से कह लो, वो फिर बैंक को पे कर देता है। तो इस तरह से मतलब दुकानदार की अकाउंटिंग चलती है, जो आप इधर देख रहे हो चित्र में, कि वो घड़ी खरीदने वाले ग्राहक से 10,200 रुपए लेगा और 200 रुपए वो 2% के वाला मतलब जो अमाउंट है वो बैंक को दे देगा। तो दुकानदार दो एंट्रियां कर रहा है। पहले कह रहा है बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल, कह रहा है 10,200 का माल बिका, लेकिन 200 रुपए फिर बैंक को पे भी करेगा, तो कहता है कमीशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, कह रहा है खर्चा हो गया। तो इस तरह से मतलब हम एंट्री कर लेते हैं। बाकी कैश बुक को बनाने का नियम तो आपको पता ही होगा, वो तो मैं मान के चल रहा हूँ।
यहाँ पे एक बार बता देता हूँ। जब पैसा आता है तो डेबिट साइड में लिखना है, जब पैसा घटता है, कम होता है, तो क्रेडिट साइड पर लिखना है बस। फिर आप पोस्टिंग कर देते हो सारी, पोस्टिंग करके आपका बैलेंस कहीं पर भी बच सकता है, तो वो हमारी फिर कैश बुक बन जाती है। ओके, आ जाओ। आह, तो इस चैप्टर का नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तो इसका क्वेश्चन मतलब 4 नंबर या 8 नंबर तक की वेटेज में आ जाता है। तो इसमें बेसिकली चैप्टर में ये है कि गलतियां हो जाएंगी, देखो ठीक है ना। तो हमें गलतियों को आइडेंटिफाई करना है कि क्या गलती हुई है और उस गलती को ठीक करना है। तो भाई दो बातें हैं कि भाई डॉक्टर साहब के पास एक बीमार व्यक्ति आएगा, तो आपको बीमारी को पहले पहचानना है और फिर उसकी दवाई देनी है ठीक करने की। तो आप इसमें दवाई देना मुश्किल काम नहीं है, दवाई तो दे सकता हो, दवाई तो कोई भी दे सकता है, लेकिन बीमारी क्या है वो पहचानना बच्चे को मुश्किल लगता है। मतलब कि गलती क्या हुई है उसे समझना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि गलती समझ आ गई एक बार तो फिर हम इलाज तो कर लेते हैं। तो देखते हैं भाई गलतियां जो है वो कहाँ कहाँ हो सकती हैं, स्टेजेस। तो इसमें गलतियां वैसे कहीं भी हो सकती हैं, क्या पता रिकॉर्डिंग में हो, क्या पता पोस्टिंग में हो, क्या पता बैलेंसिंग में हो, या क्या पता ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हो, कहीं पर भी हो। लेकिन हम अगर गलतियों के प्रकारों की बात करें कि गलतियां कितने प्रकार की होती हैं, तो हम कहते हैं मेनली दो प्रकार की होती हैं। एक को बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल, एक को बोलते हैं क्लैरिकल एरर्स। क्लैरिकल एरर्स अपने आप में तीन प्रकार के हो सकते हैं: एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, या कॉम्पनसेटिंग एरर। एरर ऑफ ओमिशन भी अपने आप में दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो कंप्लीट ओमिशन या पार्शियल ओमिशन, जो हम अभी देखेंगे। तो अगर हम सबसे पहला शुरू करें एरर ऑफ प्रिंसिपल, इसमें बस आपको सिंपल सी बात याद रखनी है। जब हम किसी अकाउंटिंग प्रिंसिपल का कॉन्ट्रावेंशन करते हैं, उल्लंघन करते हैं, तो हम कहते हैं कि यह प्रिंसिपल एरर हो गया। और आपके लिए मजेदार बात यह है कि आपको इसके सिर्फ दो एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, सिर्फ उन दोनों को ही हम अकाउंट प्रिंसिपल एरर मानते हैं। सर क्या है पहला एग्जाम्पल? पहला एग्जाम्पल है कि जी आप कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझ लेते हो, मतलब एक मोटे खर्चे को छोटा खर्चा समझ लेते हो, जो अभी एक पॉइंट में एक बच्चा समझ भी रहा था शुरू शुरू में जर्नल एंट्री में। यानी कि अगर मान लो हमने मशीन के इंस्टॉलेशन के टाइम पर इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस पे करे, तो गलत करने वाला बच्चा तो इंस्टॉलेशन एक्सपेंस को डेबिट कर लेगा, जबकि सही तरीका है मशीन को डेबिट करना। तो इस गलती को हम कहते हैं ये प्रिंसिपल एरर है, कि बच्चा जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझ रहा है। और दूसरा एग्जाम्पल इसी का उल्टा है, कि आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर समझ रहे हो। कि मान लो आपने रेंट पे करा, यानी कि वो आपका एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, पर आप सोच रहे हो ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये तो मेरा एसेट है। तो इसका मतलब आपसे बड़ा बेवकूफ कोई भी नहीं। तो आप जब आर ई को सीई समझो या सीई को आर ई समझो, ये जो नीचे बादल है, बस इसी को प्रिंसिपल एरर कहते हैं। ओके, फिर है एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन का मतलब है भूल जाना। तो भूलना या तो पूरी प्रकार से हो सकता है कंप्लीट ओमिशन, या पार्शियल प्रकार से हो सकता है यानी पार्शियल ओमिशन। कंप्लीट ओमिशन का मतलब है ना तो आपने रिकॉर्ड करा, और रिकॉर्ड ही नहीं करा तो फिर पोस्ट भी क्या करोगे। लेकिन पार्शियल ओमिशन का मतलब है कि रिकॉर्ड तो कर लिया लेकिन पोस्टिंग नहीं करी, तो ये आधा ओमिशन हो गया, दैट इज पार्शियल ओमिशन। तीसरा है जी एरर ऑफ कमीशन। ये तो आप जो बचपन से गलतियां करते आ रहे हो अभी तक, तो वो सारी गलतियां जोड़ जोड़ के एरर ऑफ कमीशन कह सकते हैं। जैसे आपने कास्टिंग गलत करी, आपने बैलेंस गलत निकाला, आपने गलत खाते में लिख लिया, आपने गलत डेबिट को क्रेडिट साइड पर लिख लिया, आपने एक जीरो एक्स्ट्रा लगा लिया, आपने एक जीरो कम लगा लिया, 568 को आपने 869 कर लिया, इस तरह की गलतियां। और चौथे हैं जी कॉम्पनसेटिंग एरर। कॉम्पनसेटिंग एरर मतलब दो गलतियां ऐसी जो आपस में नलीफाई होकर अल्टीमेटली ट्रायल बैलेंस को टैली कर ही देती हैं, तो पता भी नहीं चलता कि गलती है। तो जैसे राम को करना था क्रेडिट, आपने डेबिट कर दिया, और शाम को करना था डेबिट, आपने क्रेडिट कर दिया। तो होने को दोनों राम और श्याम में गलतियां हो गई, पर वैसे देखा जाएगा तो ट्रायल बैलेंस टैली कर जाएगा। तो ये चार प्रकार की गलतियां होती हैं। अच्छा, अब सर हमें तो लेकिन सवाल सॉल्व करने पड़ेंगे अगर एंट्री के, तो क्या होगा? तो बस आप ध्यान से सुनना। अगर कोई भी रिकॉर्डिंग एरर हुआ है, रिकॉर्डिंग एरर का मतलब उसके कुछ कीवर्ड्स होते हैं, उसकी पहचान बड़े ध्यान से देखना मैं क्या क्या लिख रहा हूं। या तो लिखा होगा रिकॉर्डेड,
तो मतलब ये रिकॉर्डिंग एरर है। या लिखा होगा एंटर्ड, ये रिकॉर्डिंग एरर है। या कई बार लिखा होगा पास्ड थ्रू, या बुक लिखा होगा कि इस बुक में लिख लिया, रिकॉर्ड कर लिया। तो ये मतलब सब रिकॉर्डिंग एरर्स हैं। जैसे देखो एक दो एग्जांपल्स लिखा है जी, कैश पेड 500 रुपए टू मोनू इज रिकॉर्डेड एज ₹600 पेड टू सोनू। तो ये देखो लिखा है रिकॉर्डिंग में गड़बड़ हो गई। तो अब इसके स्टेप्स होते हैं जी, वो आपको कैसे याद रखने हैं। देखो पहला स्टेप है रॉन्ग एंट्री, मतलब जो आपने गलत रिकॉर्डिंग करी। तो मैंने गलती से सोनू को मान लिया कैश पे करा, तो मैंने रॉन्ग एंट्री लिख ली सोनू डेबिट टू कैश, स्टेप 1। स्टेप 2 में हम उस रॉन्ग एंट्री का उल्टा कर देंगे, बस उसमें दिमाग नहीं लगाना, उल्टा कर दो चुपचाप। तो एंट्री बन गई कैश अकाउंट डेबिट टू सोनू। थर्ड स्टेप में हम लिखते हैं करेक्ट एंट्री, मतलब जो सही होना चाहिए। तो सही तो हमने मोनू से कैश रिसीव करा था, तो मोनू को कैश पे करा था, तो एंट्री होनी चाहिए मोनू डेबिट टू कैश 500 रुपए। तो अब अगर मुझे रेक्टिफाइंग एंट्री लिखनी हो तो उसके लिए स्टेप 2 और स्टेप 3 दोनों को नेट करके, मतलब दोनों को जोड़कर या दोनों का एक कंबाइन इफेक्ट बनाकर एंट्री लिख देंगे हम। तो स्टेप 2 और स्टेप 3 की एंट्री को अगर आप जोड़ दोगे तो आपकी एंट्री बन जाएगी मोनू डेबिट 500 रुपए, कैश डेबिट हो गया 100 रुपए खाली नेट नेट, टू सोनू 600 रुपए। तो आपका जो सही मतलब आंसर देगा टीचर आपको इस एंट्री के करने पर देगा। तो जब भी रिकॉर्डिंग एरर हो, कैसा भी हो, कोई सा भी हो, किसी भी मतलब उसका हो, प्रांत का, तो आपको ये 4 स्टेप्स याद रखने हैं। सबसे पहले रॉन्ग एंट्री लिख लो, फिर उसका रिवर्स लिख लो, फिर करेक्ट एंट्री लिख लो, फिर सेकंड और थर्ड वालों को दोनों को मिलाकर अपना फाइनल आंसर निकाल लो। तो ये हो गए आपके रिकॉर्डिंग एरर्स। तो मैंने मतलब देखो इसमें अलग अलग एग्जांपल्स करवाए थे और रिकॉर्डिंग एरर में सब में सेम स्टेप्स लगाए हैं और आपका आंसर निकल जाता है। अब एरर्स जो हैं, ये जो पन्ना मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आपकी स्क्रीन पर, बस इसका फर्रा बना के या तो ले जाना या मतलब इसको ध्यान रखना बस, ठीक है जी। तो सौरभ भाई थोड़ी सी दिक्कत आएगी, लेकिन आपको बहुत अपने मनोबल को ऊंचा रखना पड़ेगा, तब इस आग के दरिये में कूदना, क्योंकि अकाउंटेंसी का रोल बहुत है सीए की जर्नी में, ठीक है। ठीक है दीपांशु, ओके। चलो अच्छा, अब देखो ध्यान से। पूरे चैप्टर में जो मेन खेल है वो ये कि भैया गलती जो है वो कब पता चली, और उस हिसाब से हमारा आंसर बन जाएगा। तो देखो पहला लिखा है बिफोर ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले। इसके ब्रैकेट में लिखा है नॉट फॉर एग्जाम, तो आप इसको चाहे इग्नोर भी कर देना अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, क्योंकि अब टाइम कम है तो आप तो रिवीजन कर रहे हो तो छोड़ो। तो इसमें बेसिकली हम कोई सस्पेंस अकाउंट वगैरह का यूज नहीं करते, ये एक स्टेटमेंट बेस्ड करेक्शन है, बस हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं, तो इसका कोई यूज नहीं है डिस्कस भी करने का, ठीक है ना, तो ये बेकार है। दूसरा जो लिखा है बीच में कि आफ्टर ट्रायल बैलेंस, मतलब हमें गलती पता चली ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद, परंतु बट बिफोर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लेकिन अभी पीएनएल बैलेंस शीट नहीं बना। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जब हम जर्नल एंट्रीज करते हैं रेक्टिफिकेशन वाली, तो इसमें सस्पेंस अकाउंट का उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि कई बार एंट्री करते समय ऐसा होता है कि डेबिट क्रेडिट मैच नहीं होते। भाई आपने गलती ठीक कर ली, आपने रेक्टिफाई कर लिया, और रेक्टिफाई करने के बाद डेबिट में मान लो लिखा है मोहन डेबिट 600 और क्रेडिट में मान लो लिखा है परचेजेस 400। अब आप कह रहे ये तो यार एंट्री मैच ही नहीं हो रही, अब मैं क्या करूं। तो फिर हम एंट्री को मैच करने के लिए सस्पेंस अकाउंट भी क्रेडिट में 200 रुपए एम ही चिपका देते हैं, है ना। तो सस्पेंस अकाउंट यहाँ पर ओपन हो जाता है वेर एवर नेसेसरी। और तीसरा तो लिखा है जी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, वो ये कि अगर मान लो मुझे अपनी गलती पता चली अगले साल, मतलब मैंने अपनी सारी बैलेंस शीट भी बना ली इस साल की, और अगले साल पता चला कि यार ये तो पिछले साल गलती हो गई, तो हम कैसे करेंगे। तो उसमें हमें बिल्कुल नॉर्मल तरीके से रेक्टिफिकेशन करना है, जैसे हम अभी केस 2 में भी करते हैं। लेकिन उस पर बस आपको एक बात का ध्यान लगाना है कि कोई भी एंट्री जब आपने रेक्टिफाइंग वाली लिखी, तो उस पे अगर कोई नॉमिनल नेचर का अकाउंट आपको दिखा, नॉमिनल नेचर आपने पढ़ ही लिया कि कौन से होते हैं,
तो आप उस नॉमिनल नेचर के अकाउंट पर चादर चढ़ा दोगे या उस पर एक पुताई कर दोगे, समझ लो, उसका मेकओवर कर दोगे और उस पर एक नए नाम से चादर चढ़ाकर उसका नाम है पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट लिख लोगे, जो हम आज एक सवाल में वैसे देखेंगे भी। तो इस तरह की बस बातों को आपको ध्यान रखना है। बाकी मैंने कुछ एग्जाम्पल्स आपको करवाए थे डिस्कस, वो बड़े सिंपल हैं, आप उससे रिवाइज भी कर सकते हो। जैसे परचेज बुक अंडर कास्ट है, तो इसका मतलब क्या कहना हो गया, तो इसमें हम अगर स्टेटमेंट लिखेंगे तो हम लिख देंगे टू परचेज बुक अंडर कास्ट 500। जर्नल एंट्री करनी होगी केस 2 में तो लिख देंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। और इसी को अगर केस 3 में देखो लिखेंगे तो अब परचेज अकाउंट नॉमिनल नेचर अकाउंट है, तो देखो हम परचेज पर चादर चढ़ाकर अब एक नए खाते का नाम लिख देंगे पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज। तो मतलब गलती वही रहेगी, लेकिन केस 1, केस 2 और केस 3 में उसके आंसर्स अलग हो जाएंगे। केस 1 तो छोड़ो, एग्जाम के लिए बेकार है, केस 2 और 3 पे ही फोकस करो कि एंट्री जो है वो कैसे बदल जाती है। इसी तरह मैंने एक और करवाया था सेल बुक अंडर कास्ट, तो एंट्री बन गई सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और यही अगर थर्ड केस में होगी तो बन जाएगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एडजस्टमेंट। तो आपको नॉमिनल अकाउंट पर चादर चढ़ाकर पीएनएल एडजस्टमेंट लिखना है, इस बात का ध्यान रखना है। तो इसी तरह हमने कुछ छोटे मोटे एग्जाम्पल्स करे थे जो आप देख सकते हो। तो उसमें अगर आप देखो केस 2 और केस 3 के आंसर में जो फर्क होगा ना, सिर्फ वो ये होगा, जो केस 2 में आंसर है वही सेम केस 3 में आंसर होगा, लेकिन बस नॉमिनल नेचर के किसी अकाउंट में, जैसे इसमें वेजेस नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, तो वेजेस पर चादर चढ़ाकर उसको बना दिया उधर पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। इस बात का ध्यान रखना। तो बस, तो केस 2 और केस 3 में आपको तरीका सेम है सॉल्व करने का, फर्क ये कि अगर कोई नॉमिनल नेचर का खाता दिखा तो उसको चादर चढ़ाकर क्या बनाना है, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। चलो, तो अब ये बताओ कि इतनी बातें याद रहेंगी। तो इसमें लिखा है क्लासीफाई द फॉलोइंग एरर्स इनटू 3 कैटेगरी। तो आपको 3 तरह की गलतियां हैं, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन या एरर ऑफ प्रिंसिपल महापाप। ठीक है, तो पहले आप भेजो, मतलब अपने आंसर भेजना कि 1 का क्या है, 2 का क्या है, 3 का क्या है, कौन सा एरर है। 5 मिनट पहले आपके हैं और फिर 5 मिनट बाद मैं डिस्कस करूंगा। तो आंसर आ चुके हैं, अब हम डिस्कस कर लेते हैं। तो कई बच्चों के आए हैं, आइए देखते हैं। ठीक है, तो देखो भाई, पहला, क्रेडिट सेल रॉन्गली पास थ्रू परचेज बुक। अब देखो भाई, मतलब ये कि है तो सेल, लेकिन हमने गलती से परचेज में रिकॉर्ड कर लिया, तो अब इसे ओमिशन तो कह नहीं सकते भाई, भूले थोड़ी ना है हम, कोई भूले तो है नहीं, ओमिशन तो ये है नहीं। और प्रिंसिपल है नहीं, प्रिंसिपल कौन सा था, जब हम सीई को आरई समझ लेते हैं, आरई को सीई समझ लेते हैं। तो सही भेजा सभी बच्चों ने, ये जो है ये है एरर ऑफ कमीशन। राइट, एरर ऑफ कमीशन सबका सही। सेकंड कह रहा है मशीन बेची क्रेडिट पे मोहन को, लेकिन हमने इसको रिकॉर्ड करा जर्नल प्रॉपर में, लेकिन पोस्ट नहीं करा, ओमिटेड टू बी पोस्टेड। तो क्वेश्चन में ही, हिंट में ही आंसर की तरह दे रखा है, कह रहा है हम भूल गए। तो भूल गए तो कौन सा एरर हो गया, एरर ऑफ ओमिशन। तो ये भी बच्चों का सही। थर्ड में कह रहा है परचेज करा एम से और रिकॉर्ड नहीं करा। रिकॉर्ड नहीं करा मतलब कि ये भी हम भूल गए, तो भूल गए तो इसका मतलब ये कौन सा एरर बन गया, एरर ऑफ ओमिशन। ये भी सही बच्चों का। फोर्थ में कह रहा है गुड्स 1520 के थे जो राम से हमने उधार पे खरीदे थे, रिकॉर्ड करा परचेज बुक में 1250। तो देखो आपकी गलती, 1520 को 1250 लिख दिया, तो इसका मतलब ये कौन सी गलती हो गई, एरर ऑफ कमीशन। तो ये भी सही है बच्चों का। और पांचवे में कह रहा है आपने फर्नीचर को बेचा, तो यानी कि हम फर्नीचर बेच रहे हैं लेकिन क्रेडिट कर रहे हैं सेल्स अकाउंट में। तो अब ये देखो, फर्नीचर बेचना मतलब ये कैपिटल नेचर ट्रांजैक्शन है, कैपिटल रिसिप्ट है, लेकिन आप इसको समझ रहे हो कि ये तो सेल हो गई, रेवेन्यू नेचर समझ रहे हो, रेवेन्यू रिसिप्ट समझ रहे हो।
तो अब अगर आप किसी कैपिटल ट्रांजैक्शन को रेवेन्यू ट्रांजैक्शन समझ रहे हो तो ये है महापाप, यानी एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो सही भेजा सब बच्चों ने। तो इसमें तो आपको रीजन भी नहीं देना था, ये क्वेश्चन था सिर्फ क्लासीफाई का। तो आपने देखो 2 मिनट अगर लगाए तो आपके 4 नंबर पक्के हो गए। तो क्लियर हो गया भाई ये वाला सब बच्चों को। तो आपको गलतियां पहचान में अब आ गई। चलो ठीक है, 4 नंबर तो पक्के, ओके। ठीक है, तो बस ये तो सिंपल था। देखो तो लेटेस्ट एमटीबी का क्वेश्चन तो हो गया। अब आप निश्चिंत रहना कि चलो 4 नंबर तो एक श्योर से हो गए। अब एक क्वेश्चन देखते हैं हम लेटेस्ट आरटीपी का। ये है मतलब नवंबर 22 में आया हुआ अभी का लेटेस्ट। इसमें लिखा है जी, गिव जर्नल एंट्री विद नरेशन। ठीक है, तो नरेशन तो चलो अभी छोड़ देते हैं। टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स लोकेटेड इन द बुक्स ऑफ ए ट्रेडर आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। ओ, कह रहा है गलतियां जो हैं वो ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद पता चल रही हैं। तो मतलब ये एक प्रकार से इनडायरेक्टली कह रहा है केस 2 है। तो मैंने कहा था ना केस 1 तो वैसे भी एग्जाम के लिए बेकार है, वो नहीं आएगा, तो केस 2 ही है वैसे। चलो तो वन बाय वन करते हैं शुरू से। बाकी आपको अगर पहले आ जाए तो आप भी बता देना आंसर, मैं भी कर रहा हूँ, फिर देखते हैं क्या है। ₹35,000 पेड फॉर परचेज ऑफ एसी फॉर पर्सनल यूज ऑफ प्रोप्राइटर। आपने पर्सनल यूज के लिए एसी खरीदा, ठीक है ना। तो वैसे इसको पर्सनल यूज के लिए कोई चीज खरीदते हो तो एंट्री होती है ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन उसने गलती लिखी डेबिटेड टू मशीन अकाउंट, लेकिन आपने गलती से मशीन अकाउंट को डेबिट कर रखा है, ये गलत लिख रखा है। तो अब अगर हमें अपनी गलती सुधारनी है तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी बताओ। हमने गलती से मशीन को डेबिट कर दिया जबकि होना चाहिए ड्राइंग्स को डेबिट। तो अब हमारी एंट्री क्या बन जाएगी, देखो वेरी सिंपल। तो अब हम ड्राइंग्स को डेबिट करेंगे। देखो पहले हम ड्राइंग अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, क्योंकि ड्राइंग अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, है ना। क्या डेबिट होना चाहिए था, ड्राइंग अकाउंट डेबिट होना चाहिए था। तो इसीलिए हम ड्राइंग अकाउंट को डेबिट करेंगे, ठीक है। और हमने एक गलती और कर रखी है, वो ये कि हमने गलती से मशीन अकाउंट को डेबिट कर रखा है, डेबिटेड टू मशीन अकाउंट। तो आपने अगर मशीन अकाउंट को फालतू में डेबिट कर रखा है तो उस गलती को सुधारने के लिए अब आप मशीन अकाउंट को क्या करोगे, क्रेडिट कर दोगे, ताकि हमारी गलती सुधर जाए, क्योंकि आपने किसी को फालतू में डेबिट कर रखा है। तो इसकी सही एंट्री बन गई, मशीन को क्रेडिट कर दिया, ड्राइंग को डेबिट कर दिया। बच्चों ने भी यही भेजा है, वेरी गुड। तो निशांत पाठक का बस गलत हुआ, बाकी बच्चों का सही हुआ, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू मशीन। हाँ अब निशांत का भी ठीक हो गया, ओके। चलो अब सेकंड, गुड्स रिटर्न्ड बाय कस्टमर फॉर 5,000, मतलब कि सेल्स रिटर्न। तो ये सेल्स रिटर्न हुई। द सेम हैव बीन टेकन इनटू स्टॉक। ठीक है, वो तो वैसे भी होगा, मतलब इस लाइन से कोई, इसका कोई लॉजिक नहीं होता। कई बच्चे इस लाइन से डरते हैं, कह रहा अच्छा सेल रिटर्न हुई और उसने स्टॉक में भी ले लिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो वो तो वैसे भी लेना ही है, मतलब इस लाइन पे वाइटनर भी लगा दो तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बट मुद्दा यहाँ छुपा हुआ है, बट नो एंट्री पास्ड। तो मतलब आप भूल गए, ओमिशन कर दिया आपने, सेल रिटर्न की एंट्री ही भूल गए। तो सेल रिटर्न की एंट्री भूल गए, तो अब सेल रिटर्न की एंट्री क्या करेंगे हम बताओ। सेल रिटर्न की एंट्री रिकॉर्ड करनी है तो क्या एंट्री हो जाएगी बताओ। तो मुझे लगता है ये तो सही भेजेंगे सब बच्चे। तो सेल रिटर्न की एंट्री तो बच्चा बच्चा गली मोहल्ले में जानता है, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट 5,000। सही, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट
टू डेटर अकाउंट, सही, सभी ने ये भेजी है, ठीक है, तो इसमें तो कोई टेंशन नहीं, चलो ये भी हो गई, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। उसके बाद नंबर 3, एन अमाउंट ऑफ 4500 रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट। तो देखो अब हमें 4500 रुपए रिसीव हुए इंटरेस्ट के, तो एक्चुअल में जब हमें इंटरेस्ट का पैसा रिसीव होता है तो हमारी एंट्री वैसे होती है कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, तो मतलब हमें इंटरेस्ट अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए, है ना, ये क्रेडिट होना चाहिए। लेकिन हमने क्या गलती करी, अब आगे नीले रंग में देखो लिखा है वॉज क्रेडिटेड टू कमीशन अकाउंट, हमने गलती से कमीशन अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, गलती से। तो अब अगर हमें अपनी गलती सुधारनी है तो अब हम क्या करेंगे अपनी गलती सुधारने के लिए, अब हम जो कमीशन अकाउंट फालतू में क्रेडिट करा उसे अब हम डेबिट कर देंगे, क्योंकि हमने उसको फालतू में क्रेडिट करा था। बिल्कुल सही भेजा बच्चों ने। और इंटरेस्ट अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए था तो उसे अब हम क्रेडिट कर देंगे, तो हमारी एंट्री बन गई कमीशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। वेरी गुड, तो बच्चों का सबका सही, कमीशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, ठीक है, वेरी वेरी गुड। उसके बाद जी चौथा, सेल ऑफ 2760, आपने 2760 की सेल करी, ठीक है, वॉज पोस्टेड फ्रॉम सेल्स बुक। तो जब हम सेल बुक में वैसे एंट्री रिकॉर्ड करते हैं तो मतलब हम लिख देते हैं ना भाई जो भी है टू ये कुछ भी, तो जब हम इसको पोस्ट कर रहे थे तो हमने उसको शोभा के डेबिट साइड पर पोस्ट कर दिया 2670 रुपए, तो होना चाहिए था 2760 मतलब 2760 रुपए, लेकिन आपने खाली खाली पोस्ट करा 2670, 90 रुपए कम पोस्ट करे आपने शोभा के डेबिट में, 90 रुपए कम करे, मतलब इस गलती का ये मतलब है कि 90 रुपए कम पोस्ट करे आपने डेबिट में शोभा के। तो अब क्या एंट्री करेंगे हम, अब इस गलती को सुधारने के लिए हम शोभा के अकाउंट में 90 रुपए और पोस्ट कर देंगे, तो शोभा डेबिट 90, बिल्कुल सही। तो अंकित बाबू का गलत हो गया, तो अंकित बाबू पोस्टिंग सिर्फ शोभा में हुई है गलत, तो शोभा को डेबिट करना है बस, सेल में कोई गड़बड़ नहीं हुई है, सेल तो ठीक रिकॉर्ड हुई है, गलती पोस्टिंग में है शोभा के खाते में। तो पोस्टिंग की गलती में अब हमें एंट्री अगर कंप्लीट करनी है तो हम लिखेंगे टू सस्पेंस अकाउंट, ठीक है, तो बाकी बच्चों का सही, तो एंट्री हो गई शोभा अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, बिल्कुल सही, शोभा अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। तो देखो बस, तो ये आपने लेटेस्ट आरटीपी का क्वेश्चन भी कर लिया, तो मतलब अब आपके मन में कोई डर नहीं होना चाहिए, आपने अपने लेटेस्ट एमटीपी और लेटेस्ट अपने आरटीपी का क्वेश्चन कर लिया, तो अब आप जब भी रेक्टिफिकेशन के बारे में सोचो तो आप कॉन्फिडेंट रहना कि ठीक है मैंने क्वेश्चन कर लिया है। ओके, कुछ भी लिख सकते हैं, मैसर शोभा लिख लो या शोभा अकाउंट लिख लो, वो तो एक ही बात है। चलो अब एक क्वेश्चन और करते हैं जी, ये है आपका क्वेश्चन May 22 आरटीपी। चलो लास्ट क्वेश्चन आज का, द बुक ऑफ अकाउंट्स ऑफ डाइम लिमिटेड फॉर द ईयर 31 मार्च वर क्लोज्ड। तो देखो भाई आप अपनी किताबें क्लोज कर चुके हो, द फॉलोइंग एरर्स वर डिटेक्टेड सब्सिक्वेंटली, बाद में कुछ गलतियां पता चली, तो इसमें देखो उसने लिख भी रखा है लास्ट में पास रेक्टिफिकेशन एंट्री इन द नेक्स्ट ईयर, तो ये केस 3 है। तो केस 3 में डरना नहीं है आपको, केस 3 में किस बात का ध्यान रखना है, सॉल्व करें बिल्कुल केस 2 की तरह, और बस फिर एक चादर चढ़ानी है उसके बाद कि कोई भी नॉमिनल नेचर का खाता दिखा तो उस पर चादर चढ़ाकर लिखना है पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट, बस ये करना है, ठीक है। तो अब हम करके देखते हैं।
तो रेशम कैश अकाउंट का तो कोई यूज ही नहीं था, क्योंकि पोस्टिंग की गलती सोहम में हुई, तो बस उसी में करेंगे, कैश का कोई यूज ही नहीं था। चलो तो अब शुरू करते हैं नंबर 1 से। परचेज रिटर्न बुक वॉज अंडर कास्ट। पहले आप नॉर्मल एंट्री सोचो, केस 2 के हिसाब से परचेज रिटर्न बुक अंडर कास्ट, तो इसकी एंट्री क्या लिखवा रखी है? परचेज रिटर्न बुक अंडर कास्ट की एंट्री वैसे होती है, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, यही होती है, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। हाँ, सस्पेंस अकाउंट डेबिट सही भेजा हर्ष ने, टू परचेज रिटर्न अकाउंट, ठीक है। लेकिन अब इसमें परचेज रिटर्न तो नॉमिनल नेचर हो गया, तो हम इस पर चादर चढ़ा देंगे, और अब इसको चादर चढ़ाकर लिख देंगे, ये हट गया, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट, बस। तो ये आपका बन गया सही आंसर। ओके, हाँ, परचेज रिटर्न पर चादर चढ़ाकर लिखना है पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, समझ गए भाई, नॉमिनल वाले पे चादर चढ़ानी है। ओके, चलो एक और देखते हैं अब। सेकंड सेकंड में लिखा है 1500 रुपए बीइंग टोटल ऑफ डिस्काउंट कॉलम ऑन क्रेडिट साइड। तो क्या सिखाया था कैश बुक में? क्रेडिट साइड का डिस्काउंट कॉलम का मतलब होता है डिस्काउंट रिसीव्ड वाला। तो डिस्काउंट रिसीव्ड एक तरह से इनडायरेक्टली कह रहा है हमने इसको पोस्ट ही नहीं करा। ओ, तो देखो ये पोस्टिंग का एरर हो गया। तो इसकी पहले आप नॉर्मल एंट्री सोचो कि मैंने डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में पोस्ट नहीं करे 1500, तो नॉर्मल एंट्री वैसे क्या होगी इसकी? नॉर्मल एंट्री होगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट 1500 रुपए टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, क्योंकि डिस्काउंट रिसीव्ड को तो हम क्रेडिट करते हैं ना, इनकम है हमारी। तो हम इसको पोस्ट नहीं करा था खाते में, तो अब हमने पोस्ट कर लिया, तो एंट्री बन गई सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। अब इसमें कौन है नॉमिनल? तो डिस्काउंट रिसीव्ड तो हमारी इनकम है, ये नॉमिनल खाता है, तो इस पे चादर चढ़ा लेते हैं। तो इस पे चादर चढ़ा के अब बना लिया टू पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट, सिंपल। तो ये बन गया सेकंड का आंसर सही। तो इस बार बच्चों ने सीधा ही सही भेज दिया, ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद देखो नंबर 3, 6000 रुपए बीइंग कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर। आपने फर्नीचर खरीदा है, तो हमें तो वैसे फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करना होगा फिर, है ना, फर्नीचर खरीदा। लेकिन अब गलती पढ़ो, लिखा है वॉज डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, पर आपने गलती से परचेज को डेबिट कर लिया। तो अब देखो हम कैसे सुधारेंगे इस गलती को। तो हमें फर्नीचर को डेबिट करना चाहिए, तो हम फर्नीचर को डेबिट करेंगे, है ना, क्योंकि फर्नीचर को डेबिट करना चाहिए। और गलती से हमने परचेज को जो डेबिट कर दिया था, तो अब हमें परचेज को क्रेडिट करना चाहिए, ताकि हमारी गलती सुधर जाए। तो ये तो हो गई आम जिंदगी। अब हम घर से चादर लेकर आएंगे, और जो इसमें नॉमिनल नेचर का अकाउंट नजर आ रहा है, परचेज क्या है, नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, तो उस पर चादर चढ़ा लेंगे, और उस पर चादर चढ़ाकर अब लिख सकते हैं टू पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। तो ये आपका बन गया थर्ड का आंसर। वेरी गुड। तो बच्चों का भी सही एक बार में ही, और सीधा डायरेक्ट सही भेजा। ओके, तो देख रहे हो बच्चों, आप भी चैंप हो गए हो अब। उसके बाद नंबर 4, एक क्रेडिट सेल ऑफ 760,
हमने क्रेडिट सेल करी 760 की, है ना। तो क्रेडिट सेल की वैसे मतलब एंट्री होती है कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल। तो आपको कस्टमर के अकाउंट में डेबिट साइड पर अगर इसकी पोस्टिंग करनी हो तो आप इसको डेबिट साइड में पोस्ट करोगे टू सेल 760। लेकिन आपने देखो क्या गलती करी, वॉज रॉन्गली पोस्टेड एज 670 टू द कस्टमर अकाउंट। लेकिन आपने खाली 670 पोस्ट करा कस्टमर के खाते में, तो मतलब आपने 90 रुपए कम करें पोस्ट। इसका मतलब आपने 90 रुपए कम पोस्ट करें। तो अगर आपको अब इसकी सही एंट्री करनी हो, मान लो रेक्टिफाइंग एंट्री करनी हो, तो आप कस्टमर अकाउंट में 90 रुपये और पोस्ट करोगे, डेबिट करोगे मतलब, और टू सस्पेंस अकाउंट। तो आपकी एंट्री क्या बनेगी, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। अब इसमें कोई नॉमिनल नेचर का है क्या, बताओ, कोई इसमें नॉमिनल नेचर का है क्या। सस्पेंस को नहीं टच करते, सस्पेंस को छुआ तो हाथ जल जाएंगे, सस्पेंस को मत टच करना। तो कस्टमर बताओ, कस्टमर अकाउंट ये कौन सा खाता है, ये तो पर्सनल अकाउंट है। तो अब इसमें चादर नहीं चढ़ानी। तो देखो किस किस के हाथ जले, हर्ष के हाथ जल गए, प्रियांशु सिंह के हाथ जल गए, ठीक है, बाकियों के नहीं जले। एक बच्चा कह रहा है सर यू आर रॉन्ग। क्यों भाई, यू आर रॉन्ग क्यों। हाँ ठीक है ना, तो इसमें आपको चादर नहीं चढ़ानी। तो इसमें आपका आंसर ही बस यही है। तो मतलब आपका फाइनल आंसर यही है, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, ओके जी। तो चादर सिर्फ नॉमिनल वाले पे चढ़ानी है, कहीं पता चला किसी पे भी चादर चढ़ा रही। ठीक है, चलो, तो पता नहीं अनमोल भाई ने क्यों कहा यू आर रॉन्ग। ओके, बट सही है अनमोल भाई, सही है, चिंता मत करो। ठीक है, तो सचिन भाई कह रहे हैं सर दोबारा बता दो, तो दोबारा सुन लो। तो देखो भाई, क्रेडिट सेल की एंट्री होती है कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल, है ना, 760। तो इसकी अगर आपको पोस्टिंग करनी हो कस्टमर के अकाउंट में तो कैसे पोस्ट करोगे आप, कस्टमर के अकाउंट में इसको कैसे पोस्ट करोगे, डेबिट साइड पे लिखोगे ना टू सेल। लेकिन आपने रॉन्ग पोस्ट करा गलती से, खाली 670, होना चाहिए था 760, कर दिया 670। तो एक तरह से आपने 90 रुपए कम कर रखे हैं डेबिट में पोस्ट, आपने 90 रुपए कस्टमर अकाउंट में कम कर रखे हैं डेबिट में पोस्ट। तो अब आप कस्टमर को 90 रुपए डेबिट और करोगे ना, तो इसीलिए हमारी एंट्री हो रही है कस्टमर अकाउंट डेबिट 90 बस, और टू सस्पेंस, क्योंकि एंट्री और कुछ तो है नहीं। चलो, हाँ, उसके बाद जी लास्ट नंबर 5, फिर आप देखो चैंप हो गए, केस 3 भी खत्म हो जाएगा। सेल ऑफ 10,000, आपने सेल करी 10,000 की, वॉज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, मतलब आप भूल ही गए। तो मतलब सेल की एंट्री आप रिकॉर्ड करना ही भूल गए। तो सेल की एंट्री क्या होती है बताओ, सेल की एंट्री, मान लो अगर आपको नॉर्मल सेल की एंट्री रिकॉर्ड वैसे करनी हो, सर सेल की एंट्री होती है डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल, है ना, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल। बाकी हम कैश वाली नहीं मान रहे, मतलब ऐसी वो तो अपने अजम्पशन है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल भी कर सकते हैं, लेकिन हम मान लेते हैं उधार वाली कर ली, क्योंकि आमतौर पे हम उधार पे ही करते हैं। तो डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल। अब इसमें कौन है नॉमिनल, बस आपको नॉमिनल ढूंढना है। तो डेटर तो पर्सनल है भाई, डेटर कौन होता है खाता, पर्सनल, तो इस पे चादर नहीं चढ़ानी। सेल क्या है, सेल, सेल हमने पढ़ा था नॉमिनल है, तो इस पे चादर चढ़ाकर इस पर लिख लो टू
P&L एडजस्टमेंट। तो आपका सही आंसर बन गया डेटर डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट। बिल्कुल सही। तो शुभम भाई सस्पेंस तब लगाते हैं जब हमारी एंट्री मैच नहीं करती, मतलब जब कोई रेक्टिफाई करने पर डेबिट क्रेडिट में गैप रह जाता है। नहीं, रिकॉर्डिंग एरर में सस्पेंस नहीं आता हर्ष। तो जब हम भूल गए ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, तो जब रिकॉर्ड करना भूल गए तो मतलब आपको रिकॉर्डिंग की एंट्री करनी है ना। तो जब हम बचपन में सेल की एंट्री करते थे तो आपको वो करनी है। तो आप सस्पेंस अकाउंट थोड़ी ना करते थे बचपन में, सेल की एंट्री, हम सेल की एंट्री ये थोड़ी ना करते थे कि भाई सस्पेंस टू सेल। सेल की एंट्री करना भूल गए तो सेल की एंट्री क्या होगी, डेटर टू सेल। ओके, चलो तो क्लियर है भाई, सब बच्चों को देख लो। तो केस 3 में भी आप चैंप हो गए। तो अब देखो, आपने लेटेस्ट एमटीपी, लेटेस्ट आरटीपी और पुराने एक आरटीपी का केस 3 का भी क्वेश्चन कर लिया। तो बस अब आपको कभी भी चिंता नहीं करनी एग्जाम से पहले। अब आप ये सुनिश्चित रखना कि चलो हमने कर रखे हैं तीनों प्रकार के, मतलब लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन। गलतियां भी ढूंढनी आ गई, केस 2 का भी क्वेश्चन आ गया, केस 3 का भी क्वेश्चन आ गया, केस 1 का आएगा नहीं। तो बस रेक्टिफिकेशन में कहानी क्लियर।